मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने केवल एक राजा नहीं खोया था, उसने अपनी एकता खो दी थी। वह भूमि जो कभी एक महान साम्राज्य के अधीन संगठित थी, धीरे धीरे अनेक टुकड़ों में बांट गई। छोटे छोटे राज्य अपने अपने शासन स्थापित करने लगे, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, राजनीतिक अस्थिरता ने पूरे आर्यावर्त को घेर लिया। जनता के मन में चिंता थी, चिंता केवल सत्ता की नहीं बल्कि देश की, धर्म की, आस्था की और सामाजिक संतुलन की थी। भारत अब एक शक्तिशाली अखंड इकाई नहीं रहा था, वह विभाजन और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया था। ऐसे समय में इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। राजनीतिक एकता और शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए तीन प्रमुख शक्तियां उभरी। दक्षिण में वाकाटक साम्राज्य प्रभावी था, मध्य भारत में नागवंश का प्रभाव था और पूर्व में मगध की ऐतिहासिक भूमि पर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। राजधानी थी पाटलिपुत्र, वही नगर जिसने मौर्य साम्राज्य की महानता देखी थी। श्री गुप्त से वंश आगे बढ़ा, घटोत्कच के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम तक पहुंचा। चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्र थे, परंतु उनमें एक ऐसा था जिसकी दृष्टि सामान्य नहीं थी, समुद्रगुप्त। एक दिन युवा समुद्रगुप्त ने स्वप्न देखा कि उसने सातों दिशाओं को जीत लिया है और समस्त विश्व के राजा पाटलिपुत्र की राजसभा में बंदी है। यह केवल एक बालक का स्वप्न नहीं था, यह साम्राज्य का संकेत था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र की आंखों में वह ज्वाला पहचान ली। उन्होंने केवल महत्वाकांक्षा नहीं देखी, उन्होंने भविष्य देखा। उन्होंने तत्काल घोषणा कर दी कि समुद्रगुप्त ही मगध का उत्तराधिकारी होगा। यह निर्णय सभी को स्वीकार नहीं था। ज्येष्ठ भाई कंच कुमार और राज परिवार के अन्य सदस्यों ने उसका उपहास किया। राज्याभिषेक के समय विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। विरोध भीतर से ही उठा, लेकिन समुद्रगुप्त ने विलंब नहीं किया। विद्रोहों को शीघ्रता से कुचल दिया गया। मगध की शक्ति के आधार पर उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसने आर्य सम्राट के रूप में शपथ ली। अब प्रश्न उठता है, यह सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था? वह केवल एक राजा नहीं था, वह युग परिवर्तन का प्रतीक था। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा यह योद्धा आगे चलकर सैकड़ों युद्धों के माध्यम से भारत को पुनः एक सूत्र में बांधने वाला था। उसके नाम का भय इतना था कि अनेक राजा बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण के पत्र भेजने लगे। वह आर्य राजा था जिसकी तलवार की गूंज पूरे भारतवर्ष में सुनाई देने वाली थी। गांधार, श्रीलंका और मालवा जैसे राज्यों के राजा वार्षिक कर देने लगे। उसकी प्रतिष्ठा इतनी व्यापक हो गई कि विरोध की अपेक्षा समर्पण अधिक सुरक्षित माना जाने लगा। उसकी नीति स्पष्ट और कठोर थी। साधु का उत्थान होना चाहिए, दुष्ट का विनाश होना चाहिए, धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और अधर्म का अंत। शत्रु को एक अवसर अवश्य दिया जा सकता है, पर दूसरा अवसर आने से पहले ही उसका नाश सुनिश्चित होना चाहिए। गांधार से लेकर असम तक, श्रीलंका के मैदानों से लेकर हिमालय की चोटियों तक समुद्रगुप्त का यश फैलने लगा। भारत जब टुकड़ों में बांटा हुआ था, तब एक युवा सम्राट ने अपने स्वप्न को संकल्प में बदला। वर्ष 3035 ईस्वी में जब उसने मगध का सिंहासन संभाला, तभी से उस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। आगे आने वाले वर्षों में यही स्वप्न एक विशाल साम्राज्य का रूप लेने वाला था। वर्ष 3035 ईस्वी में जब समुद्रगुप्त ने मगध का सिंहासन संभाला, तब उसने केवल राज्य की रक्षा करने का संकल्प नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का लक्ष्य घोषित किया। उसके सामंत और सेनापति आश्चर्यचकित थे। इतनी विशाल भूमि को कैसे जीता जा सकता है? समुद्रगुप्त का उत्तर केवल साहस पर आधारित नहीं था, वह नीति और शास्त्र पर आधारित था। उसने कौटिल्य के शासन सिद्धांतों का उल्लेख किया और बताया कि विजय केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी प्राप्त होती है। उसने अपने सेनानायकों को समझाया कि राज्य तीन प्रकार से जीते जाते हैं। पहला है धर्म विजय,
जिसमें शत्रु को हराकर उसे अधीन किया जाता है, परंतु उसके राज्य को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जाता। दूसरा है लोभ विजय, जिसमें शत्रु की संपत्ति और अधिकारों को अपने अधीन किया जाता है। तीसरा है असुर विजय, जिसमें विद्रोह की जड़ तक उखाड़ दी जाती है और पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाता है। समुद्रगुप्त ने घोषणा की कि भारत की विजय धर्म विजय के सिद्धांत पर आरंभ होगी। यह केवल विस्तार नहीं, बल्कि व्यवस्था और स्थिरता की स्थापना होगी। सामंतों ने तलवारें लहराईं और जयघोष किया। दिग्विजय अभियान आरंभ हो चुका था। समुद्रगुप्त ने एक साथ आर्यखंड के 3 शक्तिशाली राजाओं पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तीव्र, संगठित और निर्णायक था। रणभूमि में उसकी सेना तूफान की तरह टूटी। मथुरा के गणपति नाग, अहिच्छत्र के अच्युत नाग और मध्य पद्मावती के नागसेन उसकी शक्ति के सामने टिक न सके। अंततः उन्होंने शीश झुकाकर समुद्रगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार किया और पाटलिपुत्र को वार्षिक कर देने पर सहमति दी। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक विजय थी। विरोध की दीवारें पहली बार गंभीर रूप से दरकी थीं। समुद्रगुप्त विजयोत्सव के साथ पाटलिपुत्र लौटा, परंतु उसने विश्राम नहीं किया। उसकी दृष्टि अब दक्षिण भारत की ओर थी। उसने पराजित राजाओं की सेनाओं को अपनी सेना में सम्मिलित किया और शक्ति को और बढ़ाया। उस समय दक्षिण भारत में वाकाटक साम्राज्य अत्यंत विशाल और समृद्ध था। समुद्रगुप्त ने डेक्कन की ओर प्रस्थान किया। उसकी सेना ने वाकाटक राज्य को चारों दिशाओं से घेर लिया। आक्रमण इतना तीव्र था कि शत्रु की व्यवस्था टूट गई। अंततः वाकाटक नरेश रुद्रसेन को समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन समुद्रगुप्त ने दक्षिण में पूर्ण विनाश का मार्ग नहीं चुना। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने 12 दक्षिणी राजाओं को पराजित किया, परंतु उनके राज्य समाप्त नहीं किए। उन्हें अधीन कर दिया गया और वे उसके अधीन शासक बने रहे। इससे स्थिरता बनी रही और साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। दक्षिण में उसकी लगातार विजयों से पश्चिमी भारत के राजाओं में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने युद्ध का सामना करने के बजाय समर्पण को उचित समझा। 9 पश्चिमी राज्यों के राजाओं ने पत्र भेजकर उसे आर्यपति सम्राट कहकर संबोधित किया और उसकी अधीनता स्वीकार की। उन्होंने उसकी सुरक्षा में रहने की इच्छा प्रकट की और उसकी विजय की कामना की। समुद्रगुप्त ने सप्त सिंधु को पार कर वल्हिका क्षेत्रों तक अपना प्रभाव स्थापित किया। उसका साम्राज्य केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि भय, सम्मान और नीति के मिश्रण से बढ़ रहा था। परंतु इतिहास स्थिर नहीं रहता। जब वह दक्षिण में अपनी शक्ति स्थापित कर रहा था, तब उत्तर भारत के वे ही राजा, जिन्हें उसने पहले पराजित कर पुनः शासन सौंपा था, विद्रोह कर बैठे। इस बार समुद्रगुप्त ने अलग नीति अपनाई। उसने असुर विजय का मार्ग चुना। विद्रोह की जड़ पूरी तरह उखाड़ दी गई। उन राज्यों में मगध के विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया गया। संदेश स्पष्ट था, एक बार दया, दूसरी बार दंड। अब उत्तर और दक्षिण दोनों उसके नियंत्रण में थे। आर्यखंड स्थिर था, डेक्कन अधीन था और पश्चिम भयभीत होकर समर्पित था। युवा सम्राट का स्वप्न आकार ले रहा था। भारत झुक रहा था और पाटलिपुत्र फिर से साम्राज्य की धड़कन बन रहा था। आगे आने वाला चरण केवल विजय का नहीं, बल्कि सम्राट की सर्वोच्च प्रतिष्ठा का था। वर्षों के युद्ध, रणनीति और निर्णायक अभियानों के बाद समुद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं रहा था, वह अखंड सत्ता का प्रतीक बन चुका था। उत्तर सुरक्षित था, दक्षिण अधीन था, पश्चिम ने समर्पण कर दिया था और पूर्व उसकी प्रभुता स्वीकार कर चुका था। अब समय था उस विजय को औपचारिक रूप से घोषित करने का। समुद्रगुप्त विजयोत्सव के साथ पाटलिपुत्र लौटा। यह केवल एक सम्राट की वापसी नहीं थी, यह एक युग के पुनर्जन्म की घोषणा थी। विभाजित भारत पुनः एक केंद्र की ओर देख रहा था। प्राचीन वैदिक परंपरा में सार्वभौम सत्ता की सर्वोच्च घोषणा थी अश्वमेध यज्ञ। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामरिक घोषणा भी था। एक राजकीय अश्व को मुक्त किया जाता था। वह जहां जहां जाता, वहां का शासक या तो अधीनता स्वीकार करता
या युद्ध करता। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। घोड़ा निर्भय होकर प्रदेशों से गुजरा। किसी ने चुनौती देने का साहस नहीं किया। यह उसकी अपराज शक्ति का प्रमाण था। यज्ञ पूर्ण हुआ। वेद मंत्र गूंजे। पाटलिपुत्र में भव्य समारोह हुआ। पुरोहितों ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि से अलंकृत किया। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, यह उस वीरता की मान्यता थी जिसने भारत को पुनः संगठित किया था। भारत के विभिन्न राजाओं ने झुककर उसकी अधीनता स्वीकार की। उसके सामने कोई समकक्ष शेष नहीं था। उसके स्वप्न का वह दृश्य जिसमें समस्त राजा पाटलिपुत्र में उपस्थित थे, अब वास्तविकता बन चुका था। अब उसे निरंतर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार की। वे कर देने लगे, आदेशों का पालन करने लगे और राजसभा में उपस्थित होकर सम्मान प्रकट करने लगे। दक्षिण भारत और श्रीलंका के राजा हिंदू पर्वों पर उपहार भेजते थे। गांधार के कुषाण, पश्चिम के शक और श्रीलंका के सिंहल शासक भी उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार करते थे। उसकी कीर्ति सीमाओं से परे पहुंच चुकी थी। हिमालय की चोटियों से लेकर असम की नदियों तक, दक्षिण की हरियाली से लेकर पश्चिम के मरुस्थलों तक समुद्रगुप्त का नाम गूंजने लगा। उसकी विजय अब केवल सैन्य उपलब्धि नहीं रही थी, वह साम्राज्य की स्थिरता और प्रतिष्ठा का आधार बन चुकी थी। युद्धों के बाद शांति का युग प्रारंभ हुआ। लोग सुरक्षित थे, व्यापार मार्ग खुले थे, नगर समृद्ध हो रहे थे, धर्म और संस्कृति पुनः फली फूली। यह केवल साम्राज्य की वृद्धि नहीं थी, यह सभ्यता का पुनरुत्थान था। प्रयाग प्रशस्ति में उसके बारे में लिखा गया कि उसके समान कोई नहीं था, न उसके आगे कोई था, न उसके पीछे कोई। उसने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को एक किया। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। वह कवियों और विद्वानों की सभाएं आयोजित करता था। उसके शरीर पर परशु, बाण, शंखु और शक्ति जैसे असंख्य शस्त्रों के चिन्ह थे जो उसके युद्धों की गवाही देते थे। परंतु वह केवल योद्धा नहीं था, वह कला का संरक्षक भी था। उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा वादन करते हुए उसकी छवि मिलती है। यह उस संतुलन का प्रतीक था जहां तलवार और कला साथ साथ चलती हैं। समुद्रगुप्त का साम्राज्य अब केवल भय पर आधारित नहीं था, वह सम्मान, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान पर आधारित था। लेकिन हर महान सम्राट के जीवन में एक समय आता है जब उसकी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपनी होती है। आगे का अध्याय उसके उत्तराधिकार और स्थायी प्रभाव की कहानी कहेगा। जब समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण दोनों को स्थिर कर लिया, तब उसके शासन का स्वरूप केवल विजय से आगे बढ़ गया। अब उसका उद्देश्य साम्राज्य को स्थायी रूप से सुदृढ़ करना था। तलवार जिसने भारत को एक किया था, अब वही तलवार शांति की रक्षा कर रही थी। लोगों के जीवन में स्थिरता लौट आई। व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए, नगरों का विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी। समुद्रगुप्त के काल में स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन हुआ। ये मुद्राएं केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि साम्राज्य की आत्मविश्वास पूर्ण स्थिति का प्रमाण थीं। उसके शासन में व्यापार अपने चरम पर पहुंचा। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का वाणिज्य बढ़ा। भारत की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई। यह वह समय था जब राजनीतिक शक्ति और आर्थिक स्थिरता एक दूसरे को सुदृढ़ कर रहे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी उत्कर्ष पर था। वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया। धार्मिक ग्रंथों का शुद्धिकरण और पुनर्लेखन हुआ। मंदिरों, यज्ञों और विद्वानों की सभाओं के माध्यम से आध्यात्मिक वातावरण सशक्त हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो राम राज्य की झलक पुनः साकार हो रही हो। समुद्रगुप्त केवल विजेता नहीं था, वह कला और साहित्य का संरक्षक भी था। उसके दरबार में कवियों और विद्वानों की सभाएं होती थीं। वह स्वयं भी संगीत का प्रेमी था। उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा वादन की मुद्रा अंकित मिलती है, जो यह दर्शाती है कि वह केवल युद्ध का पुरुष नहीं, बल्कि संस्कृति का भी वाहक था। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी महिमा का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया कि पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं था।
उसकी भुजाओं के बल ने समस्त भूमि को एक किया। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसके शरीर पर युद्धों के चिन्ह थे जो उसके पराक्रम के साक्षी थे। विदेशी शक्तियां भी उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार करने लगी थी। गांधार के कुषाण, पश्चिम के शक और श्रीलंका के सिंहल शासक उपहार और सम्मान अर्पित करते थे। उसकी सत्ता केवल सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि सीमाओं के बाहर भी मान्य थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त का शासन केवल विस्तार का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का काल था। उसने विखंडित भारत को संगठित किया, संगठित भारत को समृद्ध किया और समृद्ध भारत को सांस्कृतिक रूप से उन्नत किया। यह काल आगे चलकर भारत के स्वर्ण युग की नींव बना। परंतु हर महान शासन की तरह समय का चक्र आगे बढ़ता है। अब अंतिम अध्याय शेष है। उसकी विरासत और उसका अमर प्रभाव। समुद्रगुप्त का जीवन केवल युद्धों की श्रृंखला नहीं था, वह एक युग का निर्माण था। लगभग 50 वर्षों तक उसने भारत भूमि पर शासन किया। इस लंबे काल में उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष प्रदान किया। उसके अनेक रानियां थीं। उसकी प्रथम पत्नी पट्ट महादेवी से उसे चंद्रगुप्त द्वितीय प्राप्त हुए, जो आगे चलकर गुप्त वंश के अत्यंत शक्तिशाली सम्राट बने। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन संभाला और अपने पिता की स्थापित की हुई विरासत को और सुदृढ़ किया। यह उत्तराधिकार केवल संयोग नहीं था, यह एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की पहचान थी। समुद्रगुप्त ने ऐसी मजबूत नींव तैयार की थी कि उसके पश्चात भी गुप्त वंश की शक्ति बनी रही। वर्ष 378 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने इस संसार को विदा कहा, परंतु उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उसने एक ऐसा भारत छोड़ा जो राजनीतिक रूप से संगठित था, आर्थिक रूप से समृद्ध था और सांस्कृतिक रूप से जागृत था। उसने सैकड़ों युद्ध लड़े, पर अंततः उसने शांति स्थापित की। उसने विरोध को पराजित किया, पर साथ ही स्थिरता दी। उसने विभाजन को समाप्त किया और एकता की स्थापना की। जब भारत खंड खंड था, तब वह एक योद्धा के रूप में उठा और अपनी तलवार की धार से पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। प्रयाग प्रशस्त के शब्द आज भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें कहा गया कि उसके समान कोई नहीं था। उसने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को एक किया। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसके दरबार में विद्वानों का सम्मान था। उसके शरीर पर शस्त्रों के चिन्ह थे जो उसके पराक्रम की गवाही देते थे। पर वह केवल योद्धा नहीं था, वह संगीतज्ञ भी था, कला का संरक्षक भी था और धर्म का रक्षक भी था। उसमें शक्ति और सौम्यता दोनों का संतुलन था। इतिहास में कुछ नाम केवल तिथियों तक सीमित रह जाते हैं, पर कुछ नाम युगों तक गूंजते हैं। समुद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसा ही नाम है। उसका स्वप्न था एक अखंड, शक्तिशाली और समृद्ध भारत। उसने उस स्वप्न को वास्तविकता में बदला। उसका शासन केवल एक साम्राज्य नहीं था, वह स्वर्ण युग की शुरुआत था। आज जब हम उसके जीवन को स्मरण करते हैं तो हम केवल अतीत को नहीं देखते, हम उस दृष्टि को देखते हैं जिसने विखंडन को एकता में बदल दिया। सम्राट समुद्रगुप्त केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, वह भारत की शक्ति, नीति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यही है इतिहास का वह नायाब हीरा जिसकी चमक आज भी समय के पार दिखाई देती है। धन्यवाद।